सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं माहरूख शहरियार और आज सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। Based on conversations with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Syed Asim Munir of Pakistan, and wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran, and ceasefire deal has been done between Iran, US and Israel. वो जंग जीती हुई कौमें जिनके हौसले बुलंद हों, जिनका ईमान मजबूत हो और जिनके इरादे फौलाद से भी ज़्यादा सख्त हों, तारीख़ हमेशा उनके नाम सुनहरी हुरूफ में लिखती है। आज अल्फाज वाकई कम पड़ रहे हैं, वक्त थम सा गया है और जज्बात का समंदर अल्फाज की हदों में सिमटने से इनकार कर रहा है। ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं, ये एक अजीम फतह है, एक ऐसा लम्हा है जिस पर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला ने एक बार फिर पाकिस्तान को इज़्ज़त, वक़ार और सरबुलंदी से नवाजा है। वो इज़्ज़त जो नस्लें याद रखेंगी, वो वक़ार जो तारीख़ के सफ़हात पर हमेशा चमकता रहेगा। सिफारती महाज पर पाकिस्तान आज वाकई एक रोशन चाँद की मानंद है, एक ऐसा चाँद जिसकी रोशनी दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रही है, जिसे देखकर दुनिया हैरान भी है, परेशान भी और मोतरफ भी। और वो ट्रंप जो किसी की नहीं सुनता, जो दुनिया के दबाव को खातिर तक में नहीं लाता, आज वो भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म का नाम लेकर जंगबंदी का ऐलान करता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये पाकिस्तान के वक़ार, ताकत और हिकमत अमली का एतराफ़ है। ये फ़तह सिर्फ सिफारती महाज पर नहीं, ये फ़तह हौसलों, हिकमत अमली, इत्तेहाद और ईमान की है। पाकिस्तान की सिफारिश पर ईरान और अमेरिका दोनों ने लब्बैक कहते हुए 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान कर दिया है और ऐलान होते ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी आ गई है। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जंगबंदी को अमरीका की मुकम्मल और शानदार फ़तह करार दे दिया है, लेकिन दुनिया जानती है कि जीता कौन और हार किसका मुकद्दर बनी। इसी सेलिब्रेशन, इसी विक्ट्री पर बात करेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, उनको वेलकम करेंगे। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान भी हमारे साथ हैं और हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशामुल हक भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जिस तरह से हम 2 रोज़ कबल गुफ्तगू कर रहे थे, एग्जैक्टली उसी पॉइंट, उसी एजेंडे के ऊपर बात हुई है। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान छाया हुआ है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बस यही 2 नाम हैं जो हर जानिब नज़र आ रहे हैं। और पूरी दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ मुसलमान है, जहाँ जहाँ मुस्लिम उम्मा है, जहाँ जहाँ मुस्लिम इत्तेहाद है, वो इसको सेलिब्रेट कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यूरोप से लेके अमेरिका तक और अमेरिका से लेके एशिया तक पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज है। यही बोलना चाहता हूं मैं। और देखिए, जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान की सिफारतकारी का, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसको एतमाद है पूरी दुनिया का, बिलखसूस दोनों फरीकैन का। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इजराइल से ना हमारा ताल्लुक था, ना हमारा ताल्लुक है। हम ये जानते हैं कि इजराइल के ट्रैप में अमेरिका बुरी तरीके से जकड़ा गया था। और ये बात भी मैं तो आपके साथ भी ये बात कही थी कि अमेरिका धमकियां दे रहा है और इस धमकी के अंदर उसके अपने लोग उसके साथ नहीं खड़े हुए। ये बात वाज़े नजर आ गई। उसकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी वाज़े दरार नजर आती थी। और इसी तरीके से उनके जो कांग्रेसमैन थे, उन्होंने सदर ट्रंप के खिलाफ अमेंडमेंट 25 की बातें शुरू कर दी थी, जिसके नतीजे के अंदर एक इंटरनल दबाव कायम हो रहा था। लेकिन क्योंकि एक गरूर था, तकब्बर था, एक जो फिरौनियत थी, और वो ये कह रहे थे कि जनाब मैं तो आपको तहरीक को ख़त्म कर दूंगा, न्यूक्लियर की ऑप्शन की बातें कर रहे थे, ये सोचे समझे बगैर कि 24 जर्नैलों के इस्तीफे उनकी टेबल के ऊपर इसलिए पड़े हुए थे क्योंकि अगर न्यूक्लियर जंग होती है तो मुस्तकबिल में जब उनकी रिटायरमेंट होगी तो वो वॉर क्राइम्स के मुर्तकिब कहलाएंगे, और ये उनके जर्नैलों को कबूल नहीं था। साथ ही साथ उनके जर्नैल ये कह रहे थे कि हम अमेरिका के लिए तो जान दे सकते हैं, लेकिन इजराइल की मिस एडवेंचर्स के लिए हम क्यों जान दें। यही वजह है कि उनको मिलिट्री हायर कमांड के अंदर तब्दीलियां लानी पड़ी, लेकिन बावजूद उसके दाल गलती नजर नहीं आई। इसलिए पाकिस्तान के अंदर जब इस सारी चीजों का जायजा लिया गया
274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो ये पता चला कि अमेरिका न्यूक्लियर जंग की धमकी तो दे रहा है लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। उसकी वजह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को फेस करनी थी, जिसमें ज्वाइंट चीफ की इजाजत दरकार थी, जिसके लिए वो रिलक्टेंट थे। दूसरी जानिब जो है उनको ये भी पता है कि न्यूक्लियर की ताबकारी की शक्ल में तमाम की तमाम जो अरब रियासतें हैं वो उससे बुरी तरीके से मुतासर हो सकती थी, और साथ ही आबनाए होर्मुज की आबी हयात बुरी तरीके से वो खराब होती। साथ ही साथ एक और बड़ा अहम पहलू था, और वो ये था कि आबनाए होर्मुज का जो पानी है जिसको डिसैलिनेटेड वाटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कंटेमिनेटेड हो जाता और लोग प्यासे मर सकते थे, अल्लाह रहम फरमाए। और सबकी इससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया का 2/3 इंटरनेट केबल वो आबनाए हुरमुज से गुजर रहा है, और ऐसी सूरत के अंदर आबनाए हुरमुज में कई माह लग जाते हैं और दुनिया मफलूज होकर रह जाती। दुनिया की जो तिजारत थी जो 40% वहां से गुजर रही है वो भी मफलूज हो जाती। इसलिए और दुनिया की तकरीबन 40,000 फ्लाइटें जो दुनिया के अंदर चलती हैं मुख्तलिफ वक्त में वो ग्राउंड हो जाती। तो क्या अमेरिका ये कर रहा था या सिर्फ धमकी थी? और धमकी इसलिए थी कि कोई आके उसको ये सहारा दे दे फेस सेविंग का कि आओ भाई हम तुम्हारी बात करा देते हैं। 194 ममालिक में ये किरदार अल्लाह ने पाकिस्तान को अता किया, और पाकिस्तान ने जुमतुल मुबारक का 10 अप्रैल का दिन रखा। ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं है बल्कि रियासत चमकाने का है। इसलिए जो अब सूरत हाल बन रही है ये यकीनन इसके अंदर अभी बहुत पेचोखम है। ये एक दिन की जंग नहीं है, एक दिन में मुज़ाकरात में तय नहीं होगा। इसके अंदर वक्त के साथ साथ चलेगा। शुरू में स्टीव विटकॉफ और दीगर यूएस एहलकार आएंगे पाकिस्तान, और उसके बाद जो है वो उनकी सीनियर क़यादत जिसमें जेडी वेंस और मुमकिना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी तशरीफ ला सकते हैं। अच्छा। ऐसी सूरत के अंदर मेरे ख्याल में हमें पहले जो ग्राउंड्स तैयार करने, जो लोग कल तक पाकिस्तान को डॉलर की जंग का ताना दिया करते थे जानबूझ के एक मज़मूम मकासद के जरिए, उन लोगों को कान खोल के सुन लेना चाहिए कि अगर ये डॉलर की जंग होती या मादी में पाकिस्तान ने की होती तो आज पाकिस्तान ने डॉलर को तरजीह दी होती, अमेरिका के साथ खड़े होते। आज अरब दुनिया के कई लोग हमसे, उनके सहाफ़ी बरादरी नाराज है किसी वजह की वजह से, लेकिन बहरहाल उनको ये समझ आना चाहिए कि हम चाहते तो डॉलर ले सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने खित्ते के अमन, सलामती, अपने पड़ोसी की सलामती और दुनिया की सलामती के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन का रास्ता चुना। पूरी दुनिया इस पे तारीफ कर रही है पाकिस्तान की, और मैं समझता हूँ कि 8 जंगों पे नोबल इनाम लेने का जो तकाजा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, आज मेरे ख्याल में दुनिया के 17 ममालिक को हमने जंग से रोका है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट आपके और मेरे पाकिस्तान और इसकी क़यादत को जाता है। तो अगर कोई नोबल इनाम का हकदार बनता है तो आज हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत बनती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एहतिशाम साहब। अब जाहिर सी बात है सेकंड तो करेंगे आप, इनकी बात को कौन नहीं करना चाहेगा। और जो अमकदाई जिसको जाहिर किया जा रहा था वो तो कहीं पीछे होता हुआ नजर आया, बल्कि उसको तो पाकिस्तान सेव करता हुआ नजर आया। पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का मोराल, पाकिस्तान की सिफारतकारी, पाकिस्तान की टैक्टिक्स, हिकमत अमली, क्या कुछ अल्फाज इतने ज़्यादा हैं और एक जानिब लगता है अल्फाज बहुत कम भी हैं, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान कर चुका है उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आगे आने वाले दिनों में कहाँ जाता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली इसका अभी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये बताइएगा कि इस जो ये पूरी सूरत हाल है इसके अंदर अब किस तरह से हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो मामलात हैं वो किस तरह से बाकायदा जंगबंदी की तरफ जा सकते हैं। देखो मारूख, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन पाकिस्तान का ये सियासी और सफारती जिसको कहते हैं सफ़र था और सफ़र अभी भी चल रहा है, जिसमें आपने देखा कि पाकिस्तान को जो एक भरपूर कामयाबी मिली, जिसका आज दुनिया का हर शख्स जो है ना जिसको एडमिट कर रहा है, कन्फेस कर रहा है, जो दुश्मन भी हैं। इवन आपने देख लिया कि इसको खैर मख्तम हिंदुस्तान ने भी इसका किया है, अगरचे बड़ी सुबकी भी उनको हुई है। देखें, अब असल बात तो ये है ना कि ये जो चीज़ें अब तय हुई हैं इनको अल्टीमेटली मंतकी अंजाम तक कैसे लेके जाना है, उसके लिए ग्राउंड वर्क जो है ना वो तैयार हुआ है बड़ी तेज़ी के साथ। चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जो अब कहा जा रहा है नीटी गिटी के तौर पे तय होंगी और अल्टीमेटली ये माहदे की शक्ल, ये जो कहा जा रहा है इस्लामाबाद एकॉर्ड, उसकी तरफ चला जाएगा।
मैं आपको बड़ी और एक इम्पॉर्टेंट बात मारूफ बताता हूँ कि ये पूरी रात में डेवलपमेंट्स कैसे हुई। इसमें जो डेवलपमेंट होती है ना, वो रात के 3 बजे होती है। अच्छा। जब कुछ चीज़ें पाकिस्तान ने पहले तय की गई, फिर आखिरी जो एक कॉल की गई, नामों में नहीं जाते, इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ जब यहाँ से बात की गई, उनको बताया गया कि जी देखें, अभी 2 बातें हैं, अगर 2 बातें आप मान लेते हैं तो फिर तो शायद पाकिस्तान का अपना सालसी का किरदार रह सकेगा, अदरवाइज़ हम शायद इससे पीछे हट जाएं या हमारे लिए मुश्किलात हो जाएं। वो 2 चीज़ें क्या थी? एक तो आप फौरी तौर पे सीज़ फायर जो है 15 दिन का, उसको आप एडमिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और दूसरा ये कि आप नाए हुर्मुस को इमीडिएटली आप ओपन करते हैं। तो दोनों पे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हमें तस्लीम है, और उन्होंने कहा कि जी आप अमेरिका को हमारी तरफ से एश्योरेंसेस दे दें, गारंटी दे दें, हम इस पे अमल करेंगे। और एहतशाम साहब, मैं यहाँ पे ये ऐड भी करूँगी कि ये अब आपना हुर्मुस पर आमतौरफ बहाल भी हो गई है, ये खबरें भी आना शुरू हो चुकी हैं कि जहाज़ों की आमतौरफ वहाँ पे बहाल हो गई जी। उसके बाद क्या होता है मारूफ, उसके बाद आप देख लें कि 3 बजे के 5, 7, 6 मिनट के बाद जब ये बात हो जाती है, फिर हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बात होती है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। अच्छा। और उनको ये बताया जाता है कि ये चीज़ें तय हो गई हैं, और फिर आपने देखा 3:32 पे प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि जी मैं तैयार हूँ 2 हफ्तों की जंग बंद करने के लिए, और मामलात बातचीत के ज़रिए तय होंगे। अब लेटेस्ट उनका ट्वीट आ गया, वो तो बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न है, जिसमें वो कहते हैं कि अब जिस तरीके से बिग डे फॉर ग्लोबल पीस की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि गोल्डन पीरियड ईरान का शुरू होने जा रहा है। मतलब इतना अच्छा है कि वो लगता है कि शायद इतनी मोहब्बत से किसी शख्स ने आज तक बातें नहीं की होंगी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने की हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट ट्वीट। तो अब लग रहा है कि चीज़ें जो है ना वो फाइनली अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच रही हैं। अब पाकिस्तान ने जो बड़ा भरपूर एफर्ट किया है, सबको साथ लेके चला है। अब कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान और मुल्कों के ऑब्जर्वर को भी बुला रहा है, दावत दे रहा है कि भी आप आके बैठें और बीच में देखें कि पाकिस्तान का रोल क्या है और आप क्या मज़ीद आगे कर सकते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगले जो दुनिया में बड़े बड़े क्राइसिस हैं, पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, तो पाकिस्तान की खिदमत वहाँ पे भी ली जा सकती हैं। और कई हवालों से तो रशिया यूक्रेन की जंग का भी जिक्र किया जा रहा है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन भी फेल हुआ, नेटो भी फेल हुआ, अमेरिकन फेल हुए, रशिया और सारी दुनिया, यूरोपियन यूनियन भी अभी तक कामयाब नहीं हुई। कहा जा रहा है कि जी शायद ये रोल पाकिस्तान को आगे चल के दिया जा सकता है। छोटा सा मुल्क है, लेकिन आप देख लें जब आप अपने आप को साबित करते हैं तो दुनिया आपको लाइटली नहीं लेती। आपका वज़न जो है ना वो जिस तरीके से सफारती महाज पे बड़ा है, उसको देखते हुए लोग बड़ा वाज़े तौर पे ये गेज कर सकते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है और पाकिस्तान क्या कर सकता है। तो सारी तलात तो बड़ी पॉजिटिव हैं मारूख। अब देखने वाली बात है कि कितनी तेज़ी के साथ ये चीज़ें रैप अप होंगी, जिसका आपको भी इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है। असल बात यह है कि दुनिया की इकोनॉमीज़ जो नीचे जा रही थी वो खड़ा होना शुरू हो गई हैं। तेल की बहाली शुरू हो गई है, सप्लाई खुल चुकी है, स्टॉक मार्केट दुनिया की बाउंस बैक कर चुकी है। तेल की कीमत आप देख लें तेज़ी के साथ 70% कम हुई, इतलात है और भी कम हो जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि अगले चंद दिनों में आप ये दो एक बहुत ही परेशान कुन एक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नज़र आ रहा था। तीसरी जंग की लोगों ने बातें की थी, उसमें लगता है कि अब कमी होगी और पॉजिटिविटी जो है ना वो प्रिवेल करेगी, और ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान के गुड ऑफिस के इस्तेमाल होने के बाद। जी सही, ठीक है। मसूद अहमद खान साहब, अब जाहिर सी बात रहे हैं गुज़िश्ता रात की अगर हम बात कर लें तो क्या सिचुएशन थी? कुछ घंटों के बाद सिचुएशन एकदम से टर्न होती है, चेंज हो जाती है। वही ट्रंप जो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे वो एकदम से नरमी लेकर आते हैं, सीज़ फायर का ऐलान करते हैं, कहते हैं कि मैं 2 हफ्तों के लिए राज़ी हो गया हूँ। जाहिर है पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंगेज किया है, ख़ासतौर पर अगर हम अमेरिका की बात करें, ईरान की बात करें, तो ये दोनों ममालिक पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करके बैठे हुए थे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जी हाँ, देखिए पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी है, और पाकिस्तान जिस तरह तशक्कुर पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात हो रही है, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस सेंसिटिविटी के साथ इस मसले को उठाया था और जिस तरीके से इसको लेके चला था, और उस वक्त भी बहुत सारे डिट्रैक्टर्स भी थे, स्पॉयलर्स भी थे, उनकी कोशिश थी कि ये इस मकसद में पाकिस्तान कामयाब ना हो। और पाकिस्तान का सोल ऑब्जेक्टिव क्या था? पाकिस्तान का वो सोल ऑब्जेक्टिव था पीस था, और पाकिस्तान एक ऐसा एग्रीमेंट चाह रहा था, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग चाह रहा था जो सस्टेनेबल हो। सो फाइनली देखें कि जो एग्रीमेंट, जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, और जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी किया और बाकी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, और जिसमें उन्होंने इत्तेफाक किया कि 10 तारीख से, जुमे से बातचीत का आगाज होगा, और इसमें जो पॉइंट्स हैं जो ईरान ने दिए हैं, जो अमेरिका के हैं, उस पर बहस होगा। लेकिन ये देखें कि पाकिस्तान की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है, जबकि पाकिस्तान देखें डिप्लोमेसी कर रहा था, तो हमारा पड़ोसी इंडिया दरिंदर फिल्में वो
मार्केटिंग कर रहा था। और जब हम डिप्लोमेसी कर रहे थे और हम स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे और हम स्लोगन्स पे कोई हमारे दावे नहीं थे, और हमने तमाम जो इम्पोर्टेंट फरीक थे, चाहे वो ईरान है, खलीजी ममालिक थे या अमेरिका था, उनको ऑन बोर्ड लिया हुआ था। सो पाकिस्तान इस तमाम पूरे एक्टिविटी में, इस पूरे एफर्ट में पाकिस्तान उभर के आया है एज ए इम्पोर्टेंट मीडिएटर के तौर पे, और जिसका इन्फ्लुएंस और रेलेवेंस है न सिर्फ वेस्ट में बल्कि ईस्ट के पावर सेंटर्स में है पाकिस्तान। सो देयरफॉर ए जियो पोलिटिकल मीडिएटर के तौर पे उभरा है और जियो पोलिटिकल प्लेयर के तौर पे है। सारी दुनिया देखें कि कोई मुल्क इस बातचीत को करवाने को तैयार नहीं था, चाहे वो चाइना था, रशिया था, बाकी ममालिक थे। बयानात के हद तक वो देवर रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन पाकिस्तान ने पर्सनली इन्वॉल्व होके, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार हैं, इन तमाम की काविशें थी। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपनी देखें पोस्ट में ट्रुथ सोशल पर उन्होंने ये लिखा कि उनकी बात हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, और इससे पहले भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन पहले भी बात प्रेसिडेंट ट्रम्प से हुई थी। सो दैट इज द एक्सेस हमारा था। सो पाकिस्तान ने एक तारीख रकम कर दी है, और राइटली आज के अखबार में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक सुपर लीड थी कि पाकिस्तान है सेव दिस सिविलाइजेशन। सो मेरे ख्याल में दैट इज अवर क्रेडिबिलिटी। जी हाँ, देखें कि अभी 10 तारीख को जुमे के दिन से यहाँ पे बातचीत होगी, एक बैठक इस्लामाबाद में होगी, और जिसपे इस्लामाबाद मुज़ाकरात की बात कोर्ट की जा रही है, और इसमें यकीनन पाकिस्तान और फैसिलिटेशन कर रहा है। और जिसमें देखें 10 पॉइंट ईरान के भी हैं, 15 पॉइंट्स अमेरिका के भी हैं, लेकिन यकीनन है कुछ लोग कुछ दो की बातें होंगी, और यकीनन मुझे मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये किसी न किसी उस पर कंक्लूड कर जाएंगे, और ये कामयाबी होगी, और ये कामयाबी न सिर्फ पाकिस्तान की होगी, खित्ते के अवाम के लिए कामयाबी होगी, आलमी अमन के लिए कामयाबी होगी। और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का जो क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान की रेलेवेंस है, पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस है, वो पाकिस्तान ने अचीव कर लिया, उभर के आया है। और इंडिया जो बड़ा थाने इलाके का थानेदार बना हुआ था, वो आइसोलेशन में चला गया है, और इंडिया के अंदर मोदी साहब पे लानत मलामत हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद थे, दोनों का भी है शुक्रिया। नाजरीन, ये जो इस वक्त पाकिस्तान उभर के सामने आया है, इस पर कुरान पाक की आयत के वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बिल्कुल फिट बैठती है, और यही वो आयत है, यही वो तज़किरा है जो बार बार अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको मैं चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ, और जिसको चाहता हूँ ज़लील व ख्वार कर देता हूँ। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे। नाजरीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो किन नुकात पर अब आगे डिस्कशन हो सकता है, सीज़ फायर के बाद क्या हो सकता है, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। नाजरीन, पाकिस्तान की काविशों से होने वाली ईरान और अमेरिका की जंगबंदी के ऐलान से खित्ता बड़ी तबाही से बच गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारतकारी ने वो कर दिखाया है जो बड़ी ताकतें भी नहीं कर सकें। अमरीकी सदर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान को शेयर करते हुए पाकिस्तान की क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश किया है। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए 10 नुकाती तजावीज़ पेश की हैं, जिनमें यूरेनियम अफजूदगी के हक़ को तस्लीम करना, तमाम पाबंदियों का खात्मा और आइंदा किसी भी हमले के खिलाफ मजबूत ज़मानतें शामिल हैं। ईरान ने वाज़ेह किया है कि हमले रुक गए तो उसकी मुसल्लह अफ़वाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ रोक देंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक 2 हफ्तों के लिए आबनाए हुर्मुज़ से महफूज आमदोरफ्त मुमकिन होगी, जो खित्ते में कशीदगी कम करने में एक अहम पेशरफ साबित हो सकती है। दूसरी जानिब ट्रम्प ने कहा है कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त को बेहतर बनाने में मदद देगा और मशरिक़ वुस्ता एक नए सुनहरी दौर में दाखिल हो सकता है, जहाँ ईरान अपनी तामीर नौ का आगाज़ भी कर सकेगा। लेकिन इस सब के बावजूद कह सकते हैं हम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जनूबी लेबनान में इस्राएली बमबारी, अस्पतालों के करीब हमले और हिजबुल्लाह के साथ झड़पें इस बात का इशारा दे रही हैं कि इस्राएल हठधर्मी इस जंग बंदी को सबूताज कर सकती है। पहले भी हम देखते आए हैं, माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर लेबनान का महाज गर्म रहा तो ये जंगबंदी किसी भी वक्त टूट सकती है। उधर भारत में पाकिस्तान की आलमी पजीराई पर सफ़े मातम बिछी हुई है, जहां भारतीय तज्ज़ियाकार वज़ीर आज़म मोदी की नाकाम पॉलिसी से उन्हें लताड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जंगबंदी मुस्तकिल अमन में बदलेगी या फिर
इसराइली हठधर्मी एक बार फिर जंग के शोले भड़का देगी। इसी पर बात करेंगे। हमें हामिद खान अल-मशरकी साहब ज्वाइन कर चुके हैं ब्रेक के बाद, और एहतशाम साहब तो हमारे साथ ही मौजूद हैं। हामिद खान साहब, ओवरऑल सिचुएशन ज़ाहिर है आपके सामने है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को किस नज़र से देखा जा रहा है? यकीनी तौर पर पाकिस्तान चमकता हुआ सितारा बनकर उभर रहा है, लेकिन जिन पॉइंट्स पर बातचीत हो रही है, आप समझते हैं इस हवाले से कि आगे आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान है वो एक गारंटर के तौर पे भी सामने आ सकता है, जिस तरह से बार बार ख़ासतौर पे ईरान की जानिब से सबसे अहम शर्त रखी गई है? बहुत शुक्रिया मारूफ। पहले तो आपके चैनल पर भी कौम को मुबारकबाद दूंगा, और रात को आपके चैनल पर ही था जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई और लाइव उसका हिस्सा थे हम। मैं ये समझता हूँ कि वो जो एक शेर है ना कि मुझे एक तूफान का सामना था एक तूफान के बाद, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी और दरपेश है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पूरी दुनिया पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गुण गा रही है, वहीं पर वो जो पाकिस्तान के दुश्मन है और जो दुनिया के अमन के दुश्मन है, पाकिस्तान से ज्यादा वो दुनिया के अमन के दुश्मन है, नेतन्याहू इसराइल से हो और नरेंद्र मोदी इंडिया से हो, वो इस सारे अमल को हर हालत में चाहेंगे सबूताज हो, और पाकिस्तान के सर पर जो ताज सजा है इतनी बड़ी कामयाबी का, उसको वो उसमें रखना डालें, उसमें कुछ अपना जो है वो बदमज़गी डालें। बात यह है कि पाकिस्तान ने जो कर लिया है उसका अगली स्टेज के अंदर एक बार फिर मैं ये यकीन कर रहा हूँ इंशाल्लाह अगले जुमे के ऊपर, जुमे वाले दिन यहाँ जुमे तशक्कुर भी मनाया जा रहा है, और वहां पर जेडी वैंस या मार्को रूबियो के आने की इतला भी कंफर्म हो रही है। अच्छा। दूसरी जानिब से बाकर कालीबॉफ जो हैं, जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो, और वरना फिर जो अब्बास इराक़ची जो वजीर खारजा हैं वो आएंगे। बात यह है कि पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात को इंशाल्लाह हिम्मत करके कामयाबी से हमकरार कराना है। ईरान के जो जायज़ मुतालबात है, मेरा ख्याल है वो अब पूरी दुनिया मानेगी। उसके अंदर ईरान के ऊपर पाबंदियां ख़त्म करना, ईरान को आबना हरमुज़ के ऊपर कुछ कंट्रोल देना, और उसके टैरिफ की शक्ल में ईरान को जंग का जो मुआवजा है वो अदा किया जाने की बात हो रही है। और चौथी बात यह कि ईरान के जो पूरी दुनिया में जो एसेट फ्रीज किए गए हैं अरबों डॉलर के, 150-200 अरब डॉलर के, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो जाएंगे, तो ईरान के लिए जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि सदर ट्रंप जो हैं वो बहरहाल चाहते थे कि हर हालत में जंग खत्म हो। यहाँ पर वो जो इसराइली नेतन्याहू का जो स्पॉइलर फैक्टर है, जो सबूताज करता है, वो अब एक तरफ है। वो हर देखिए, लबनान की अभी आपने बात की, हमास पे जुल्म, फलस्तीन और गजा पे बमबारी जारी है। ये जो सूरत हाल है, इसको मेरा ख्याल ये है कि जहां पाकिस्तान ईरान के एंड पे गारंटोर के तौर पे काम कर रहा है, चाइना पाकिस्तान के साथ गारंटोर के तौर पर खड़ा है, वहां पर अब अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को रोके, नेतन्याहू को रोके, और नेतन्याहू के खिलाफ खुद तल अवीव पे भी मुजाहरे हो रहे हैं। सो उनकी आवाम को अब मेक श्योर करना होगा कि तल अवीव से लेके और पूरे इसराइल में नेतन्याहू के जो नापाक मंसूबे हैं उनको रोका जाए। और एक चीज आपको बताता चलूं कि अभी बहुत ज्यादा डर इस बात का है कि कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना हो, कोई स्पॉइलर ना हो, इसलिए अमेरिका, चाइना और बाकी जो दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो बड़ी क्लोजली इस मैटर को देख रही हैं। पाकिस्तान वहां पर अपनी अहमियत के साथ साथ अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ कोशिश कर रहा है कि इस एग्रीमेंट को फाइनल शक्ल दी जाए और मुस्तकिल जंगबंदी का एक ऐसा रास्ता निकला जाए जिसमें वाकई खलीज और पूरा खित्ता जो है वो एक नई तरक्की और नई हमांगी की तरफ जाए। पूरी दुनिया अब एक तरफ है, वन लाइनर आपको बता दूं, और इसराइल और इंडिया एक तरफ हैं। और अब मेरा ख्याल ये है कि दुनिया की आंखें खुल चुकी हैं कि इसराइल ने जो 70 साल में किया, अब उसको मजीद इसके करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये मुज़ाकरात भी कामयाब होंगे और पाकिस्तान का मजीद मुकाम दुनिया में बुलंद होगा। और वही बात आखिर में मैं कहता चलूं कि मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह नोबेल पीस प्राइज के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। एहतशाम साहब, अब ये इसको हम बिल्कुल भी रद्द नहीं कर सकते। ये एक जो अभाम है वो अभी भी बाकी है कि इसराइल किसी ना किसी तरह की शरारत कर सकता है। जैसे हम इंडिया से हमेशा से बड़ा चौकन्ना रहते हैं, हमें इसराइल से भी रहना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा जब मुज़ाकरात हो रहे थे, जब बिल्कुल एंड पर मुज़ाकरात पहुँच चुके थे, उसके बाद वहाँ से जो है वो अटैक करवाया गया है। आप समझते हैं कि ये जो 2 हफ्ते हैं इसमें खुदा न खास्ता सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो सकती है, और अगर वो होती है ज़ाहिर इसराइल की तरफ से होगी, तो क्या अमेरिका ऐसा करेगा, या अमेरिका बिल्कुल उसको एक तरफ कर देगा और कहेगा कि जिस तरह से मुज़ाकरात अभी जारी हैं वो जारी रखे जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान ने फेस सेविंग भी तो दी है ट्रंप को?
देखिए मारो, ये तो सारी दुनिया में बात हो रही है कि अब जबकि मुज़ाकरात की बात हो रही है, पीस की बात हो रही है, सीज़ फायर की बात हो रही है, आबनाए हुर्मत को खोलने की बात हो रही है, तो वहाँ पे तो पैनिक तो है। वो जो राइट विंगर हैं सारे के सारे वॉर मॉन्गर बैठे हुए हैं तल अवीव में, वो तो इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट मिनट के तौर पे जहाँ जहाँ हमले कर सकते हैं लेबनान वगैरह में वो करें। उनका ये ख्याल है कि ईरान की प्रॉक्सी जो हैं हिजबुल्लाह है, हमास हैं, और उसके बाद बाबुल मंदब में बैठे हुए जब यमनी हूती हैं उनको मारा जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये बहुत ज़्यादा देर तक ये बात चले ही नहीं गई। देखिए अब अमेरिका को हाथ उनसे हटाना पड़ेगा। देखिए अमेरिका को फेस सेविंग अगर मिल रही है, सेफ़ एग्ज़िट मिल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मारूफ इस स्टेज पे वो ये इसको स्पॉइलर का रोल प्ले करने देंगे नेतन्याहू को, क्योंकि अब तो देख लें जितनी मुखालफत अमेरिका में इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की होगी, उसके बाद वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि उस सद तक आगे जाएं। बाकी हिंदुस्तान की बात तो मैं देख रहा था, मारूफ के बहुत बड़े, आपने सुना होगा करण थापर सहाफ़ी हैं उनके, वो एक इंडियन जर्नल से इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें दोनों इस बात पे एग्री किया। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ बैक्ड ऑफ और पाकिस्तान प्रोफाइल हैज़ रिजन। अभी देखें ये पाकिस्तान प्रोफाइल ऐसे राइज़ नहीं कर गया कि उसके दुश्मन ममालिक जो है ना, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान जो जिसने कभी दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, आज वहाँ पे भी लोग पाकिस्तान के एक डिप्लोमेटिक स्टेचर को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और पाकिस्तान का दुनिया में बढ़ता हुआ असर और सूख एक मिडल पार्क के तौर पे आके दुनिया जहाँ में जो जहाँ तनाज़ात हैं उनको दूर करने के हवाले से उसके पाकिस्तान के रोल को एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसकी बड़ी बात है। देखें मारूफ, एक बात मैं आपको और बता सकता हूँ कि ये जो ईरान के कुछ बड़े जेन्युइन किस्म के जो आपने देखा कि कंसर्न थे, मसलन ये उन्होंने कहा कि जी हमारी तो बड़ी तबाही फेरी है, चले मिलिट्री तो आप कर लें जो करना है, हमारे 3,30,000 मकानात लोगों के जो है ना वो तबाह हुए हैं, इसमें हमारी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाही हुई है, उसके बाद हमारी खाद तेल की जो तनसीबात थी उस पर आपने हमला किया, वहाँ पे बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। तो ये इसको हम कंपनसेशन आपको कैसे मिलेगी? अभी जो इतलात आ रही हैं प्रेसिडेंट ट्रंप तो वो राज़ी हो गए हैं, कहा जा रहा है बड़ी हद तक कि आपकी कंपनसेशन हो जाएगी, आपको जो ये जुर्माना या फ़ीस लगाने की जो बात हो रही है आबनाए हुर्मत से वो आप पैसा लेंगे, प्लस ये जो बात कर रहे हैं हामिद साहब भी बात कर रहे हैं कि उनके जो फ्रीज़ किए हुए असासे हैं वो जब अनफ्रीज़ हो जाएंगे, डी फ्रीज़ होंगे, तो उसके बाद वो इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। देखें एक दूसरा उनका कंसर्न बार बार यही आता था कि अभी क्या एश्योरेंसेज हैं, कि क्या गारंटीज़ हैं कि दोबारा इस तरह का हमला नहीं होगा, क्योंकि तीसरी मरतबा अब ये बातचीत हो रही है, यू नेवर नो कि दोबारा से हो। तो मेरा ख्याल है इसीलिए इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान ने मोबिलाइज़ किया है चाइना को, रशिया को, इसीलिए पाकिस्तान चाह रहा है कि जी और मुल्कों के अपना ऑब्जर्वर भी जुमे के दिन पाकिस्तान में आए हों, वो भी सारा सीन जो है उसको देखें और उनका भी सारा वज़न जो है ना इस तरफ होना चाहिए कि दुनिया में पीस कैसे कायम होगा। और मिडल ईस्ट में जिसको हम देख रहे हैं कि शायद नक्शा बदलने जा रहा था, वो जो अब कहते हैं मान पड़ गई हैं उनकी ख्वाहिशें इसराइल की, वो अब ख़त्म होने का नाम लेंगी। तो मेरा ख्याल है ये एक वो सफ़र है जिसको पाकिस्तान लेके चला है और ये मेरे यकीन है कि इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। बड़ी सिक्रेसी के साथ, बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सालसी का सफ़र शुरू किया है, वो 10 तारीख को जब दोबारा से शुरू होगा, रिज्यूम होगा, तो मेरा ख्याल है दोनों के कंसर्न बड़ी हद तक दूर होगा। मशरकी साहब, मैं अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मुझे काइंडली बताएगा कि अब हम ये इसराइल को किस तरीके से रोका जाए, क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए? क्योंकि अभी हमने देखा 2 दिन पहला बयान जो कहा जा रहा है बार बार नेतन्याहू की जानिब से कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कोई सीज़ फायर नहीं चाहिए, हम वहाँ पर रिजीम चेंज चाहते हैं और आबनाए हुर्मस के जो सारे मामलात हैं वो हम चाहते हैं कि उसको हम टेक केयर करें, और भी इसके अलावा बड़े सारे मामलात। सो क्या समझते हैं किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से अमेरिका एंगेज करेगा अब, या दूसरी दिगर जो ममालिक हैं वो इसराइल को किस तरह से एंगेज कर सकते हैं इस मामले पर? देखिए, अब बात यह है कि बड़ा जरूरी है कि ओपनली यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी, यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी रेजोल्यूशन आए और सलामती कौंसिल इसको इंश्योर करे कि अगर इसराइल की तरफ से कोई भी शरारत होती है तो उसकी जवाब में इसराइल को उसका खमियाजा भुगतना होगा। और मेरा ख्याल ये कि अगर अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिकन इंतजामिया चाहे तो वो हर हालत में अभी भी रोक सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर अमेरिकन इंतजामिया उससे पीछे हट जाए, जो वो गैर मशरूत हमायत करते हैं हर जंगी इकदाम की जो नेतन्याहू करता है, जो जंगी जुर्माइन करता है, तो मेरा ख्याल यह है कि फिर नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसा फैसला करना। और आपने देखा होगा कि कल आखिरी लम्हे तक ईरान की शहरी तंसीबात और केमिकल पेट्रो प्लांट्स के ऊपर, जो अल कबीर वाला प्लांट है उसके ऊपर इसराइल ने बमबारी की, जबकि पाकिस्तान उस वक्त हर हालत में कोशिश कर रहा था कि मुज़ाकरात और जंगबंदी का ऐलान हो। यानी इसराइल की तरफ से आखिरी लम्हे तक ये कोशिश जारी रही कि इसको स्पॉइल किया जाए। एक चीज आप
आपको बताता चलूं वो ये कि अभी जो मुज़ाकरात होने हैं इस्लामाबाद में, उसके अंदर भी बड़ा सेंसिटिव इश्यूज आने हैं, बड़ी हॉट डिस्कशंस होनी है। एहतिशाम साहब ने एक लफ्ज यूज किया कि सीक्रेसी से हो जाएं, तो इसके अंदर मैं बताता चलूं कि सदर ट्रंप के होते हुए सीक्रेसी कुछ नहीं हो सकती है, बदकिस्मती से वो आधी बात होती है और वो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं और उसकी वजह से मामला कई बार स्पॉइल की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, और वही बात है कि चाइना और बहुत सारे ममालिक जो हैं उसमें ऑब्जर्वर गारंटर के तौर पर काम करेंगे। ईरान की आवाम में खुशी की लहर है, वो फतह के जज्बे के साथ आज का जश्न मना रहे हैं और बिल्कुल फेस सेविंग भी मिली है। और ईरान ने जिस तरह इस पर मुज़ाहमत की, वो मेरा ख्याल है कि ईरान की बहरहाल फतह है। ईरान ने जिस जुर्रतमंदी से इसका मुकाबला किया। हामिद साहब एक और एलिमेंट भी है ना जी जी मारूक, इसमें एक और एलिमेंट भी है, उस पर भी हामिद साहब ज़रूर बात करें। देखिए हामिद साहब, ये जो बड़े जेन्युइन किस्म के जहाँ कंसर्न अमेरिका के भी हो सकते हैं और ईरान के भी हैं, और जिसके बिहाफ पे, इजराइल के बिहाफ पे कर रहे हैं, उनके भी होंगे। असल बात तो इस वक्त यह है कि जो एक जहाँ से लड़ाई शुरू होती है कि जी अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर पार्क कभी नहीं बनने देना, अभी इस पर जो बातें हो रही हैं वो यही है कि जी वो ईरान ये कह रहा है कि जी वही थ्रेश होल्ड जो 60% से हम 3% पे लाने का हमने JCPO 5+1 के साथ किया था ओबामा के ज़माने में 2015 में, उस स्टेज पे ले जाते हैं। अच्छा, उस पर अब बात हो रही है। दूसरा ये है कि वो इस वक्त कहा जा रहा है कि तकरीबन 1000 पाउंड के करीब जो बनता है 450 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम, उस पर अमेरिकन कह रहे हैं कि जी आधा हमें दे दें, आधा अपने पास रख लें। इस पे वो कह रहे हैं कि नहीं जी, आप अगर आप समझ रहे हैं कि हमें ये टोटली इंटरनेशनल एनर्जी कमीशन के पास ही मामला जाना चाहिए, तो वो इसको देख लेंगे। बाकी वो कहते हैं कि जी हमने तो कभी इंटरनेशनल अपना क्या कहते हैं न्यूक्लियर पावर बनने की ख्वाहिश ही जाहिर नहीं की थी। इमाम खमनाई ने इस बात को रद्द किया था, दूसरे इमाम ने रद्द किया था कि हम नहीं बनेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना वो पीसफुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे कंसर्न एक दूसरे के छोटे छोटे हैं, वो भी साथ प्रोसेस में तय हो जाएंगे। असल बात यह है कि पीस किस तरह मिडल ईस्ट में लौट के आना है, उसके लिए जो पाकिस्तान ने एफर्ट किया है, मेरा ख्याल है अब उसको देखा जाएगा कि इसको आगे कैसे लेके जाना। और मिडल ईस्ट का अगला नक्शा जिस तरह GCC ममालिक हैं उनके ऊपर भी देखना, ये भी तो हमेशा बात आएगी ना। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि वो जो 81 से 8 साल तक जंग ईरान की इराक के साथ हुई थी, उसके बाद ही आपने देखा था कि ये 6 मुल्कों का खलीज ममालिक का एक प्लेटफॉर्म बना था। वो किसके खिलाफ था? वो ईरान के खिलाफ ही था ना, कि उनको डर था कि ये करेगा। अब ईरान को चाहिए वक्त आ गया कि वो भी इतने नुकसान उठाने के बाद अपनी आइसोलेशन ख़त्म करके इनके साथ ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ लेके जाए। तो आपको लगता है कि उधर जाएगा ईरान? अब मशरकी साहब क्विकली ऐड कर दीजिएगा, शॉर्ट कमेंट। जी डेफिनेटली मेरा ख्याल ये है कि अब जो हम बात करते हैं कि नई सफबंदी होगी, उसके अंदर ईरान के लिए मेरा ख्याल है ये नादर मौका है कि वो अपनी वो प्रॉक्सीज का इंप्रेशन जो है वो हर हालत में ख़त्म करे अरब ममालिक के खिलाफ, ताकि जो मुस्लिम उम्मा की जो इकट्ठ का जो कोशिशें हैं वो बराबर साबित हो सके। और वो जो मुत्तहिदा फोर्स बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी भी आप समझ लें कि मगरिब और वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस्लाम के खिलाफ तो जंग करनी है। सो उसके लिए मेरा ख्याल है कि इट वॉज एन आई ओपनर फॉर द उम्मा। ईरान और अरब ममालिक और सबको इकट्ठे होकर आइंदा की 20 साल की हिकमत अमली तय करनी चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हामिद खान मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहतिशामुल हक साहब हमारे साथ। बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये इतनी बड़ी फतह है कि शायद बीइंग अ नेशन अभी हमें इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी, रहती दुनिया तक पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा। और ख़ास तौर पर अगर इस जंग के हवाले से गुफ्तगू होगी, मशरिक़ वुस्ता में अगर कोई मुल्क सबसे ऊपर होगा तो इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।